देखना हो गया क्या? हाँ जी मैम, हो गया। हो गया। चलिए, हमारे 8 कैंडिडेट आए हैं। हालांकि कुछ लोग हैं समूह में, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास वो समय नहीं जुट पाता कि वो कक्षा में आए, तो हम ग्रुप पर ही रिकॉर्डिंग देख लिया करेंगे। तो इसलिए आप समय से जुड़ जाया करें और रिकॉर्डिंग का ध्यान रखा करें। ठीक है जी। रुचि जी, हाथ हाँ नीचे जी। कर लीजिए, कुछ कहना है तो बताइए। हाँ जी, हाँ जी, कर चलिए, लेते। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी मैम। जी, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब आ गए यहाँ पर सतुरज स्तंभ के बारे में बता रहे हैं, गुणों के आधार पर। ठीक है। इसकी देखो, मैं जहां पर बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे आपको धीरे धीरे फलित की तरफ लेके जाना है, तो जहां बहुत चीजें, बहुत आवश्यकता है समझाने की, वहां समझाऊंगी। जो आप स्वयं कर सकते हैं वो नहीं समझाऊंगी। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, जो मेरी कक्षा में जुड़े हैं उनको फलित सिखाया जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, तमोगुणी प्रधान राशि। मन में संतुष्टि, अच्छे कर्मों में प्रवृत्त, खुशी की अनुभूति, मैम स्वभाव में स्क्रीन। सौम्यता। स्क्रीन शेयर हट गया। ओके, चलिएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी। मन में संतुष्टि होती है, जो सत्वगुण प्रधान राशि है, नाम से ही पता चल रहा सत्वगुण की प्रधानता। जैसे सूर्य है, सूर्य में तेज है, प्रकाश है, सत्वगुणी प्रधानता है। ठीक है। अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होती है ऐसी राशियां। खुशी की अनुभूति, स्वभाव में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। जब आपके पास से ऐसा व्यक्ति गुजरेगा, सतोगुणी प्रधान राशि वाला, तो क्या होगा, आपको खुद में एक प्रसन्नता दे जाएगा। ठीक है। स्वभाव में सौम्यता होती है, स्थिरता होती है, संतोषी विचारों का होता है, शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा होती है, परोपकारी धर्मपरायण होता है, ईश्वर में आस्तिकता होती है। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की जो राशियां हैं, क्योंकि सूर्य अपने आप में क्या है, परमात्मा भाई। देखा जाए तो वो परमात्मा का प्रकाश है। ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो राशियां हैं, और बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। देवताओं में बृहस्पति, कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण का, देवताओं में गुरु जो है मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है। और वो विस्तार करने वाली राशि है। गुरु की तो दृष्टि कहीं पड़ जाए तो भी काम करेगी। गुरु गलत भाव में भी बैठा है, जहां जहां दृष्टि जाएगी उसकी, पांचवी, सातवीं और नवीं, वहां उसका भला हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी उसे कारकत्व बहुत सारी राशियों का, मतलब बहुत सारे भावों का प्रदान है। तो गुरु क्या करता है, विस्तार करते हैं चीजों को। अगर बहुत ही बुरे हों तो अशुभता होगी, अदरवाइज शुभता को फैला देंगे। बहुत ही गलत, मतलब कम डिग्री वाले नीच के होकर बैठ गए, तो इस प्रकार से। ठीक है। तो आपने अब आज क्या जाना, कि जो सतुगुणी प्रधान राशि है वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की राशि है। यानी इस राशि का कोई व्यक्ति होगा तो धर्मपरायण होगा। क्योंकि सूर्य की राशि है तो पराक्रमी भी होगा, तेजवान होगा। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिसके लगन में सूर्य है, आप देखना वो उस व्यक्ति का ऑरा ही अलग होता है। चंद्रमा है तो ये समझ लो भगवान श्री कृष्ण को देख लो। ठीक है। अब आ जाए रजोगुणी प्रधान, यानी मन की इच्छाओं को अधिकतर संतुष्टि की कमी, क्योंकि रज है। रजोगुणी से मतलब है एक भौतिकतावाद में जीने वाले लोग नहीं होते, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फैशन करना, डीपी खींचना, हर समय अपने आप को शोधारी करना, लग्जरी लाइफ में रह, मतलब रज से मतलब, यहाँ पर रजोगुणी से मतलब है कि एक भौतिकतावादी युग, और इस तरह की चीजें जो अध्यात्म से थोड़ी हटके हो। मन में इच्छाओं की अधिकता होना, संतुष्टि की कमी होना। क्यों? क्योंकि उसको एक के बाद एक चीज चाहिए। निरंतर गतिशीलता, कामनाएं, लोभ से प्रत्येक कार्य को करने वाली, जल्दी से सब कुछ पाने की चाह रखने वाली, ऐशो आराम के समय से व्यतीत करने वाली, ऐशो आराम में समय को व्यतीत करने वाली। होते हैं ना भौतिकतावादी लोग आजकल, क्या है, जैसे आप शादी ब्याह में ही देखो, कहीं फंक्शन में ही देखो, भैया कितना दिखावा है। लोग बस दिखावे के लिए पैसा छोटी छोटी बातों पर खर्च कर देते हैं। और कोई किसी को दान देने की बात आएगी तो नहीं देंगे, या कहीं जहाँ खर्च करने वाली बात आएगी वहां नहीं खर्च करेंगे। लेकिन वे अपने छोटे से इंजॉयमेंट के लिए वो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ क्या दिखाया है, ऐसी राशियों को क्या कहेंगे हम, रजोगुणी प्रधान। क्यों? क्योंकि इसमें महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और चीजों को पाने की चाहत होती है, ऐशो आराम की शौकीन होती हैं, ऊंचाइयों को छूने की चाहत होती है, सफलता ही सफलता चाहती हैं। ठीक है। और सांसारिक सुखों में अधिक रुचि होती है, जैसे मैंने कहा ना, भौतिकतावाद में रुचि। दूसरों का सहयोग ही रजोगुण है। मंगल एवं शुक्र की राशियां, मेष वृश्चिक वृषभ, इसकी राशियां भाई शुक्र से तो आप समझ ही गए, क्यों? क्योंकि वो भौतिकतावादी और विलासिता का ग्रह है। और आप किससे समझे? मंगल, क्योंकि मंगल भी कामना को दिखाता है। ठीक है, तो ऐसी राशियां, यानी मंगल और शुक्र की कौन कौन सी राशि है? भाई शुक्र की राशि तो हो गई तुला और वृषभ, और मंगल की राशि कौन सी हो गई? मेष और वृश्चिक। ये राशियां कैसी हैं? रजोगुणी प्रधान है, यानी संसारिकता में जीती है। हालांकि जरूरी नहीं है, शुभ प्रभाव है तो इनमें भी अगर शुभ प्रभाव पड़ेगा तो ये भी उस टाइम के लिए धर्मपरायण हो जाएंगी, सात्विक वृत्ति वाली हो जाएंगी। लेकिन हम यहाँ क्योंकि राशियों के स्वभाव, क्योंकि हम पराशरी में एंटर कर रहे हैं, तो हम इसी सूत्रों को गहनता से पढ़ेंगे। हम राशियों के बारे में गहनता से पढ़ेंगे, हम ग्रहों के बारे में गहनता से पढ़ेंगे, हम भावों के बारे में गहनता से पढ़ेंगे, हम दृष्टि युति संबंधों के बारे में गहनता से पढ़ेंगे। तभी तो हम सही फलित की ओर चलेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं, डिग्रियां रखे हैं, फलित करना नहीं आता। बहुत है ऐसे लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका ना सर ना पैर। ठीक है, तो हमको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम उसकी गहराई में उतरेंगे, तो हम जमीन से जुड़ेंगे। भाई जब हम बीज बोएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बीज कैसे उत्पन्न हुआ। तो यानी हमें जमीन से जुड़ना है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, सतुगुण प्रधान राशि किसकी होती है? मंगल, सॉरी, रजोगुण प्रधान राशि मंगल और शुक्र की राशियां होती हैं। अब मंगल और शुक्र की राशियां आपको कैसे पता चलेंगी? जब आपको 12 राशियां याद होंगी, उनके स्वामी याद होंगे, कि भाई मंगल की राशि मेष और वृश्चिक है, और शुक्र की राशि कौन सी है? वृषभ और तुला। अब जैसे ऐश्वर्या राय है, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय की राशि तुला है, आई थिंक तुला ही है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? लग्जरी लाइफ में, विलासिता में, भौतिकतावाद में, ऐसा जीने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, तमोगुणी राशियां। तमोगुण की राशियां कैसी होती हैं? वही देख लो। तमोगुण के गुण, यानी थोड़ी अधम स्वभाव वाली। बेवजह गुस्सा करना, चिल्लाना, आलस्य में रहना, चिड़चिड़ापन, अवसाद में रहना, निंद्रा में रहना, प्रमाद में रहना, घमंडी होना, मतलब टाइप से ये कह सकते हो, अज्ञानता में रहना, बिना कर्म किए सब कुछ पाने की चाह, बैठे बैठाए कि भाई मुझे कोई करोड़पति बना दे, बात बात पर बिगड़ना, अनुचित अनुचित का कोई ध्यान न रखना, अनैतिक कार्यों को करना, मतलब ऐसे कार्यों में रुचि लेना जो कि अनैतिक हो, किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के पद प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाना, इस तरह के कार्य करना, समाज में नियमों के विरुद्ध जाना, जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध, मतलब उनकी काट करना। होते हैं ना कुछ लोग, करना धरना कुछ नहीं है, बस पॉलिटिक्स को बैठ के रोते रहेंगे, या उसको मतलब किसी भी चीज को लेके उस पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे। अरे तुम ही कर लो, कुछ कर, मतलब वो नहीं करेंगे लोग। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही तमोगुण है। ठीक है। अब जैसे कि एक मैंने अपने समूह पर एक चीज डाली थी, जैसे दीपावली कब मनाए, मैंने लिखा था 20 तारीख को मनाए। मेरे पास इतने पंडितों का कॉल आ गया, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि दो मत चल रहे थे, कोई 20 को मनाए, कोई 19 को मनाए। ठीक है, इस प्रकार से। तो लेकिन क्या है, कुछ लोगों को क्या करना होता है, काट करनी होती है। अजी आप ऐसे लिख रहे हैं, आप गलत प्रचार कर रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं, आप ढमकाना कर रहे हैं, पंचांग झूठे हैं क्या? लेकिन आपको मैं बताऊं, दिवाली कब है? जब आपके मन में प्रसन्नता है। दिवाली कब है? जब आपके आपसी संबंध अच्छे हैं। दिवाली कब है? हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, कि अमावस्या की रात्रि हो, कृष्ण पक्ष हो, ठीक है, और प्रदोष काल में जो है, गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है गृहस्थ के लिए। तो वह दिवाली उस दिन मनाए, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आजकल क्या है, पुस्तकों की भी कई टीपाएं छिप गई हैं, मानो हमने मुहूर्त चिंतामणि में कुछ पढ़ा, किसी ने उसे कुछ छाप दिया, पंचांगकार का अपना मत है,
इत्यादि इत्यादि, तो सबके मत अलग है। अब आप जिस मत को मानते हैं आपको वैसे ही करना चाहिए, या आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से त्योहार मनाया जा रहा है, मानो यहाँ की मान्यता दे दी जा रही है 20 तारीख की दिवाली है मेरठ में, तो आपको 20 की ही मनानी चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या है, जो दिवाली नहीं मनाएगा उसके घर में फिर कैसे लक्ष्मी आएगी? ठीक है ना, क्योंकि आपने उसकी कथा में पढ़ा होगा कि सर्वप्रथम मैं दीपक जलाऊंगी, मैं गणेश लक्ष्मी का पूजन करूंगी। कहानी पढ़ना जरा आप दीपावली की, अगर वैसे आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, मतलब मैं उदाहरण बता रही, ऐसा नहीं है, हर फील्ड में है, तमोगुणी प्रधान राशियां भी, सतोगुणी प्रधान राशियां भी, रजोगुणी प्रधान राशियां भी। तो वहां उस ग्रह का प्रभाव दिखेगा तो हम उस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, भाई ये तो तमोगुणी प्रधान है। क्यों? क्योंकि इसको तो टीका टिकनी में ही रुचि है, इसको और किसी चीज में रुचि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ आ गए। तो उसका स्वभाव कैसा होगा? चिड़चिड़ापन होगा, आलस्य होगा, प्रमाद होगा, निंद्रा होगी, अज्ञानता होगा, बिना सब कुछ किए, बिना कुछ भी किए पाने की चाहत होगी, बात बात पे बिगड़ेगा, अनुचित अनैतिक व्यवहार करेगा, समाज के नियमों के विरुद्ध जाएगा, टीका टिप्पणी करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उसकी रुचि होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? तमोगुणी। और ऐसी राशियां कौन सी है? बुध एवं शनि की राशियां। अब आप कहेंगे जी बुध तो राजकुमार है, बुध तो बुद्धि है, लेकिन पता क्या है, जब बुध बिगड़ जाए ना तो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। और आपको मैं बताऊं, बुध जो है बुद्धि का भी सूचक है, लेकिन बुध खराब हो जाए तो वो जड़ बुद्धि का भी सूचक है, वो तमो गुण का भी सूचक है। और शनि तो है ही अपने आप में अवसाद, पीड़ा, दुख, व्याधि। अगर शनि बिगड़ा हुआ है तो, और शनि सुधरा हुआ है तो वह व्यक्ति न्यायप्रिय है, वह व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है, एक अच्छा नौकर हो सकता है, एक अच्छा नौकरी करने वाला हो सकता है, शनि नौकरी का कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन अगर ग्रह अशुभ है, क्योंकि देखो कलयुग है, राहु का प्रभाव है, ग्रह भी बिगड़ते जा रहे हैं, पारिवारिक संबंध, आप ये कहेंगे कि भाई रामचरितमानस पढ़नी चाहिए और उन संबंधों से सीख लेकर अपने घर की स्थिति सुधारो। लेकिन क्या एक व्यक्ति स्थिति सुधार सकता है? भाई राम जैसा पुत्र पाने के लिए दशरथ जैसा पिता भी तो हो, सीता जैसी पत्नी पत्नी पाने के लिए राम जैसा पति भी तो, सीता जैसी पत्नी तो सबको चाहिए, क्या राम जैसा पति नहीं चाहिए? मतलब आप संबंधों को देखिए, लक्ष्मण ने त्याग किया तो राम जैसे भाई के लिए किया ना। तो क्या एक व्यक्ति रामचरितमानस के को फॉलो करे तो नहीं हो सकता ना, वो तो फिर सभी फॉलो करें तभी हो सकता है ना। तो स्थिति ये है हमारे समाज की। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, तो मुगुनी प्रधान राशि के बारे में कि बुध और शनि अगर अशुभ अवस्था, वैसे तो ग्रह का प्रभाव है, अगर वो अशुभ है तो अशुभत्व लिए हुए ही है, लेकिन अगर इन राशियों पे शुभ प्रभाव नहीं हुआ तो वो राशि कैसी होती है, स्वभावतः उनका कैसा होता है? तमोगुणी प्रधान होता है। क्योंकि शनि क्या है, जब भी देखना शनि की 7.5 आ रही हो, शनि की दशा से आप गुजर रहे हैं, आलस्य आएगा, मन करेगा बिस्तर पे लेटे रहो, मन करेगा ना नहाओ। ठीक है, अवसाद रहेगा, मन में छोटी छोटी बातों के लिए पीड़ा होगी, क्लेश होगा, कष्ट होगा, इस तरह की, या कहते हैं ना एक क्या कहेंगे, जैसे कि वो नहीं कहते, क्या कहेंगे रमा मैम, फ्रस्ट्रेशन टाइप। आप देखिएगा जो शनि की 7.5 से गुजरते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपनी कहीं का गुस्सा कहीं निकालने में लगे रहते हैं। तो वो क्या कहेंगे हम उसको? बुध और शनि की जो राशियां हैं, बुध की राशि कौन सी है भाई? मिथुन और कन्या। शनि की राशि कौन सी है? कुंभ और मकर। तो ऐसी राशि कैसी हो गई? तमोगुणी प्रधान राशि हो गई। ठीक है जी, क्या हम आगे चल सकते हैं? हेलो, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब स्त्री और पुरुष राशि। स्त्री पुरुष राशि तो बहुत ही सरल है भाई, पर चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। ठीक है ना, स्त्री राशि को सम सौम्य राशि भी कहते हैं, जैसे चंद्रमा और शुक्र की राशियां, मतलब एक उदाहरण मैंने दिया है कि चंद्रमा और मेरे ख्याल से शुक्र की ही राशि स्त्री संज्ञक राशि होती है, पर अभी और पढ़ लेंगे इसके बारे में। स्त्रियोचित गुण होते हैं। ठीक है,
और कार्यों में नम्रता होती है, सौम्यता होती है, वही जो स्त्रियों वाले गुण होते हैं। तो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन स्त्री राशियां हैं। वृष यानी शुक्र की राशि, कर्क यानी चंद्रमा की राशि, क्योंकि चंद्रमा भी स्त्री का द्योतक है। किसी के पंचम भाव में चंद्रमा है तो कन्या संतान होने के, या चंद्रमा की दृष्टि आ रही है तो कन्या संतान होने के योग बनते हैं। शुक्र की स्थिति से भी बनते हैं, राहु की स्थिति से भी कन्या संतान होती है। ठीक है। अब कन्या हो गई, ठीक है, ये कन्या क्योंकि बुध की राशि हो गई। और वृश्चिक, मकर, मीन ये स्त्री संज्ञक राशियां हैं। पुरुष संज्ञक विषम और क्रूर राशि भी कहते हैं। पुरुष राशि में पुरुषोचित गुण होते हैं, विचारों और वाणी, मतलब वो तो जैसे पुरुष के गुण होते हैं। अब पुरुष की राशियां कौन सी है? मेष राशि, क्यों? क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है, वो पुरुष संज्ञक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वैसे तो 3 नंबर की राशि, हाँ बुध को कहा, बुध की राशि हो गई। सिंह राशि, सूर्य, सूर्य को कह सकते हैं हम कि हाँ भाई, लेकिन आप इसको याद करने के पैटर्न से ऐसे कर सकते हैं कि भाई देखो, जो मंगल है वो पुरुष संज्ञक ग्रह है, सूर्य है वो पुरुष संज्ञक ग्रह है। ठीक है। इस प्रकार से तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि। अब आप यहाँ देख लीजिए कैसे राशियों को बांटा गया है। मेष राशि को पुरुष संज्ञक में ले लिया गया, और वृश्चिक राशि को स्त्री संज्ञक में ले लिया गया। ऐसे ही मिथुन राशि को, नहीं, सिंह राशि हो गई, ठीक है। अब वृषभ राशि को स्त्री में ले लिया गया, तुला को उसमें ले लिया गया पुरुष राशि में। इनको तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। धनु राशि हो गई जो है पुरुष संज्ञक राशि। आप धनु राशि के व्यक्ति को देखना, चाहे वो लड़की की राशि हो, उसका स्वभाव पुरुषों जैसा होगा, वो स्वतंत्रता चाहेगी, वो पुरुषों जैसे कपड़े पहनेगी, वो पुरुषों जैसी रहना चाहेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वभाव ही पुरुष संज्ञक है, वो तो इस तरह की बातें भी सोचते हैं कि भाई काश मैं लड़का होती। ठीक है। तो कुंभ राशि हो गई, धनु राशि हो गई, ठीक है। इसके अलावा सिंह राशि और तुला आप याद कर लेना कि जो वृषभ राशि स्त्री है तो तुला राशि पुरुष संज्ञक है। इसी प्रकार जो मिथुन राशि है वो पुरुष संज्ञक राशि है, और कन्या राशि स्त्री संज्ञक है क्योंकि उसका नाम कन्या है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और मेष राशि तो है ही पुरुष संज्ञक, क्यों? क्योंकि वो पहली राशि हो गई एक तो मंगल की, ठीक है, और दूसरी जो राशि है वो वृश्चिक को स्त्री संज्ञक में गिना गया। तो याद करने की अपने अपने जो है छोटी छोटी ट्रिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दिग्बली और रात्रि बलि राशि, दीपावली मतलब दिन में जो बलि राशियां होती हैं, और रात्रि बलि रात्रि में। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। आप बताएं ये पढ़ाया जाए या आगे बढ़ा जाए? जी। हेलो। अरे भैया उत्तर देते रहा करो, मुझे कैसे समझ में आएगा? आपको समझ में आ रहा है? कोई तो बोलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी रमा मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। समझ में आ रहा है जी? जी हाँ रमा मैम जरा ये पढ़ना भैया, दीपावली और रात्रि बलि जरा। मैं, आप बोलो, मैं माइक बंद कर रही हूँ मैं। जी। दीपावली और रात्रि बलि राशि। दिन में बलवान राशियों को दीपावली और रात्रि में बलवान राशियों को रात्रि बलि राशि कहते हैं। दीपावली राशियों पर सूर्य का और रात्रि बलि राशियों पर चंद्रमा का विशेष अधिकार होता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन दीपावली राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर रात्रि बलि राशियां हैं। शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी तथा उभयोदयी राशि। चलिए मैं पढ़ती हूँ। देखिए दीपावली और रात्रि बलि ये तो खैर स्पष्ट हो गया, दिन में जो बलि होती है, और रात्रि बलि से जो रात में बलि होती है, ठीक है। तो अब ये तो पढ़ लीजिएगा आप। आगे चलते हैं, शीर्षोदय पृष्ठोदय राशियां। अब जो क्या होता है शीर्षोदय पृष्ठोदय राशियां, उसे कहते हैं जो एक क्रांति व्रत होता है ना,
जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्रांति वृत्त में जब राशि उभरती है, एक नक्षत्र पर आती है, क्योंकि एक जो नक्षत्र है, नक्षत्र के भाग पर उभरती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको अब जैसे जिसका ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, जैसे कि उदय होते समय जब सिर वाला भाग दिखाई दे तो शीर्षोदय राशि हो गई। शीर्ष भाग दिखाई दे मतलब, उदित होते समय जिसका पिछला भाग दिखाई दे वो पृष्ठ राशि हो गई, पृष्ठोदय, यानी पिछले भाग उसका उदित होते हुए दिखाई दे रहा है। और उभयोदय राशियां जब वो उदित होते समय उसकी पृष्ठ भाग और शीर्ष भाग दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है। जब राशि का उदित होता है तो जिसका शीर्ष भाग दिखाई देता है उदित होते समय, वो शीर्षोदय राशि हो गई। पृष्ठ भाग दिखाई दे रहा है उदित होते समय, पृष्ठ मतलब पिछला भाग, तो पृष्ठोदय राशि हो गई। और जब उसके शीर्ष और उभय मतलब शीर्ष और पृष्ठ दोनों भाग दिखाई दे रहे हैं उदित होते समय, तो वह जो है उभोदय राशि हो गई। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। शीर्ष यानी सिर की तरफ से भचक्र पर उदय होने वाली राशि शीर्षोदय, सिंह, कन्या, तुला, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए एक सीधा सा फंडा है, जैसे कि आप उभोदय राशि में तो लिख लेना मीन राशि, इसकी भी मैं तालिका बना दूंगी, आप देखना। मीन राशि उभोदय राशि, यानी एकमात्र राशि मीन राशि जो है वो उभोदय राशि है। पृष्ठोदय को याद कर लेना, 1 2 4 9 10 राशि पृष्ठोदय है, और बाकी जो बची हुई राशियां हैं उसे शीर्षोदय में लिख देना। मैं लिख के दे दूंगी। वैसे वैसे जो हमारे से बच्चे जुड़े हुए थे ना पहले से इसी समूह में, तो उनको हमने जो है यूनिट के हिसाब से जो है ना ये सारी चीजें लिख के भेजी थी। जिन्होंने पढ़ी होंगी उन्होंने देखी होंगी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, पर मैं ये वाला जो यूनिट का भाग है ना मैं आपको भेज दूंगी। तो उसमें आप ये जो तालिकाएं वगैरह अच्छे से लिखी हुई हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपको इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हमको कैसे याद करना है? उभोदय जो राशि होती है वो 12वीं राशि होती है, मीन राशि। फिर 1 2 4 9 10 जो है पृष्ठोदय राशि होती है, जिसका पिछला भाग दिखाई देता है, और जो बची हुई राशि से शीर्षोदय में लिख दो। और मैं ये सारी जो यूनिट है ना राशियों की, कौन सी चर अचर या कौन सी क्या प्रकृति, ये मैं आपको भेज दूंगी, तो उस तालिका से आप इजीली याद कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर छोटा सा क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये वात पित्त कफ प्रकार प्रधान भी मैंने उस दिन बता दिया था, इसकी भी मैं तालिका बना दूंगी। बहुत इजी है, जब हम तालिका बना के याद करते हैं ना तो हमें रट जाता है। जैसे वात पित्त कफ, तो हम कैसे लिखेंगे? वात पित्त कफ और मिश्रित राशियां, वो सॉरी त्रिदोष, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा, बहुत सरल है। पहले बात लिखो फिर देखो मैं लिख के दिखाती हूँ। 40 हो गए, वैसे हमारी कक्षा कभी भी समाप्त होने वाली है, पर हम लिख देते हैं फिर भी।